चाइना की फैक्ट्रीज वहाँ पे और यहाँ पे क्या अंतर है? चाइना की लेबर जो है ना वो कंपेयर टू मशीन है। कैसे? आज हमारा यूथ जो है ना वो पॉलिटिक्स के ऊपर बातें करता है। वो वहाँ का इंसान, वहाँ का जो यूथ है ना पॉलिटिक्स के ऊपर बातें ही नहीं करता। वो इंडस्ट्री, वो काम, वो बाकी सारी चीजों पे। हमारे यहाँ पे झंडा लेके पीछे पीछे घूमने का बहुत शौक सबको है, सबको नेता बनना है। अभी आज के तारीख में मेरे पास में बिहार और इसके वर्कर ज्यादा रखने पड़ते हैं यूपी के, क्योंकि लोकल लोग जो है। जब ये राहुल गांधी और ये सब लोग बोलते हैं कि असेंबली कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, तो आप क्या कहना चाहोगे? नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बस सर बढ़िया। सर थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए जो लोग आपको पहली बार सुन रहे हैं। मेरा नाम है राजेंद्र गंगाराम भोसले और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आज के तारीख में मेरी अपनी फैक्ट्री टॉपसेल अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली में स्थित है। और इसमें हम दो डायरेक्टर है। एक मिस्टर प्रकाश ददलानी जो कि हांगकांग बेस्ड है, NRI है, बट दिल से भारतीय है। हम दोनों ने मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था 2019 में, और आज हम सक्सेसफुली 6 साल कंप्लीट कर रहे हैं इस चीज़ को। अच्छा। और हम इसके अंदर में घरेलू उत्पादित करते हैं, जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर्स, होम अप्लायंसेस। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे 5 बड़े जो चैलेंजेस हैं आजकल जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें आप क्या कहेंगे कि वो हैं? प्रथमतः तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पहले के चैलेंजेस है उससे कंपेरेटिवली अभी काफ़ी कम हो चुके हैं। लेकिन फिर भी जो आप चैलेंजेस की बात कर रहे हो, तो सबसे बड़ा चैलेंज है वो आज के तारीख में लेबर इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अच्छा, किस सेंस में? इस सेंस में कि अब पीढ़ी काफ़ी एजुकेटेड होते जा रही है और उन्हें अब लेबरियस जॉब करना काफ़ी पसंद नहीं है। ओके। और सभी वाइट कॉलर जॉब के पीछे लगे हुए हैं। किसी को भी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के अंदर में आना उतना अच्छा नहीं लग रहा। सभी को IT सेक्टर चाहिए, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जो कि मैं नहीं बोलूँगा कि वहाँ पे मेहनत नहीं है, मगर इट्स कॉल्ड अ वाइट कॉलर जॉब। और दूसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड, इलेक्ट्रिसिटी का प्राविधान, तो वो सारी चीज़ों को अभी हम बहुत पीछे हैं कंपेयर टू, अगर हम चाइना से अगर कंपेयर करते या वर्ल्ड के किसी इसमें कंपेयर करते, तो उससे थोड़ा सा हमारा अभी उस तरफ हम अग्रिम हैं, हम उस तरफ अभी बढ़ रहे, मगर उतना हम वहाँ पे उस लेवल पे नहीं जा पा रहे। तो आपने कहा लेबर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी है, और उसके अलावा हमें थोड़ी सी जो कानून व्यवस्था है या वहाँ से जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पे कहेंगे तो पेपरलेस वर्क बहुत कम है। पेपर का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो ब्यूरोक्रेटिक चीज़ें हैं। हाँ, ब्यूरोक्रेटिक चीज़ें हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमें और इसको इजी वे में लेके आना पड़ेगा कि किस तरह से हर एक चीज़ के ऊपर 10-10 पेपर और सब सारे भरने पड़ रहे हैं, जिसका कि मुझे नहीं लगता कि इतना सारा होना चाहिए। तो एक इनवॉइस और एक ही होना चाहिए, लेकिन उसी के लिए हमें 10 पेपर देने पड़ते हैं एज ए एक्सपोर्टर, जो कि हम एक्सपोर्ट के लाइन के अंदर में, तो हमें पता है कि कितने पेपर का काम हम कर रहे हैं आज के तारीख में। तो वहाँ पे भी काफ़ी मुझे लगता है कि अभी हमें सुधारने की ज़रूरत है। तो उसके लिए क्या आपको अलग से लोग हायर करने पड़ते हैं? कंप्लायंसेस इतने ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लायंसेस है और बहुत ज़्यादा लोग हायर करने पड़ते हैं। उसमें एक्सपर्टीज जिनकी है, मास्टरी है, तो उनको रखना पड़ता है। लेकिन उनका भी ऐसा है कि जो बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे अब हम बहुत इतने बड़े लेवल पे अभी आए नहीं हैं, मगर हमसे जो बड़े जिनके, जैसे कि मेरा महीने का अगर मेरे 10 कंटेनर जा रहे, तो किसी का दिन के ही 10 से 15 कंटेनर या 50-50 कंटेनर जा रहे, तो वो तुरंत ऐसे लोगों को जल्दी हायर कर लेते। तो उससे एक दूसरे का मतलब जॉब सिक्योरिटी नहीं है या लॉयलिटी नहीं रही है स्टाफ के अंदर में। ओके। और इलेक्ट्रिसिटी का इतना बड़ा इशू कैसे है? मतलब कितने घंटे बिजली आती है, कितने नहीं आती है? हम जहाँ पे हैं वहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ पे अभी वो उतना मेरे ऊपर प्रभाव नहीं है। लेकिन कंपेयर टू अगर हम महाराष्ट्र या अदर का इसके बात करें, तो वहाँ पे जो है वो आज भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जितना है उससे उसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत काफ़ी कम है, और जो चार्जेस है वो बहुत हाई है।
तो इसका अंतिम प्रभाव जो आ रहा है वो फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर आ रहा है। तो फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर क्या होता है कि जैसे कि आपका बिजली जितनी ज़्यादा खर्चा होता है, जितने उसके यूनिट्स के रेट्स आप बढ़ाते हो, तो कंपैरेटिवली हर एक प्रोडक्ट के ऊपर उसका प्रोडक्शन कॉस्ट पे वो आ जाती है। और प्रोडक्शन कॉस्ट जब आपकी बढ़ जाती है तो फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ जाता है। और जब आपका फाइनल इम्पैक्ट आएगा तो अल्टीमेटली जो बायर है वो एंड यूज़र है, तो एंड यूज़र के ऊपर उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आ रहा है और चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही है, जो कि अच्छी तरह से हम उसकी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। अभी तो कई स्टेट्स में थोड़ा उल्टा भी हो रहा है कि जो नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं जैसे होम वगैरह हैं, तो वहाँ पे सब्सिडी दी जा रही है सरकार द्वारा, और जो उसको कंपनसेट करने के लिए जो बिजनेस है, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे ज़्यादा रेट लिया जा रहा है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से जो रेट की आपने बात की वो एक बहुत बड़ा इशू है कई स्टेट्स में। इसका पूरा असर आपके सीधा इंडस्ट्री पे आ रहा है, क्योंकि वो रिकवर कहाँ से करेंगे यार? आम आदमी के जिसमें आपने फ्री दिया उसके पास से तो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो उसको सीधा से सीधा कौन दिखता है? एक इंडस्ट्रियलिस्ट ही दिख रहा है और उसी के जेब में से निकालना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव की बहुत ज़रूरत है और ये फ्री के फंडे सारे बंद कर देने चाहिए। किसी को अधिकार नहीं देना चाहिए कि जनता का पैसा का या टैक्स पेयर का पैसा इस तरह से फ्री में बांटे। वोट का खेल है ना, उधर ज़्यादा वोट हैं, आपके इंडस्ट्रीज में कम वोट देने वाले हैं, तो शायद एक ये वोट देने का तो सर जितनी लेबर है, अगर उनको हम एजुकेट करते या हम उनको जहाँ बताते हैं तो शायद हमारा भी प्रभाव उतने हमारे वर्करों पे होता है। मैं ये नहीं बोलता 100%, लेकिन 100 अगर वर्कर मेरे पास में 100 वर्कर काम कर रहे, उसके अंदर 50 को भी मैं बोलूं एक्चुअली में घर में सस्ती मिल रही है ना जो आप कह रहे हो। लेकिन उसमें होता कैसे कि अगर हम बोल दे कि भाई पर्टिकुलर पार्टी को वोट दो, तो शायद मुझे कल से हम उनको कन्वर्ट कर सकते। लेकिन उसके लिए हमें अगर इंडस्ट्री वालों को एज ए इंडस्ट्रीज हमें कोई फ़ायदा दे, तभी तो हम भी ये सारी उनके लिए मेहनत भी कर लें। अच्छा, तो आपने बताया लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी जैसे काफ़ी इम्प्रूव्ड हुआ है, बट आई थिंक जो स्टेट के रोड्स हैं उनमें अभी भी इश्यूज हैं, बट नेशनल हाईवेज में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है। नहीं सर, नेशनल हाईवेज और इसमें तो देखिए बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं गडकरी जी। तो उन्होंने काफ़ी पूरे रोड के जाल बिछा दिए है, मगर जब क्वालिटी की बात आती है तो मुझे थोड़ा सा एक एग्जांपल देना बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ पे हमारे सिलवासा से लेके मुंबई में जो पुराने रोड थे उनको उन्होंने सीमेंटीकरण किया, जिसको हार्डली 1 से 1.5 साल हुआ है। लेकिन आज जब 1.5 साल के अंदर जब हम उसको देखते हैं उनकी जिस कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, तो उसके ऊपर कंट्रोल किसका था? जो उसको टेंडर को पास किया, तो उसके ऊपर भी कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए कि भाई ये रोड इतने साल नहीं चला तो इसका जुर्माना या उसके ऊपर उसको कुछ पेनल्टी लगनी चाहिए। क्योंकि अब हम जाते हैं तो 1.5 साल के अंदर में पूरी रोड उखड़ चुकी है, बहुत सारे सीमेंटेड इसके अंदर में गड्ढे। उससे अच्छा तो ऐसा लगता है कि वो पहले वाले पुराने रोड थे वो तो एटलीस्ट ठीक थे, क्योंकि वो थे ही डांबर के या इसके जो थे तो उसके टारकोल के थे, तो उसके अंदर वो पहले खड्डे हो जाते तो आदमी डाइजेस्ट कर जाता था कि ठीक है यार ये है। लेकिन जब आप सीमेंट का इतना सारा कंक्रीट का करवा रहे हो तो भी एक्सपेक्ट कि उसमें एक भी ये ना रहे। क्वालिटी आप कह रहे हो कि थोड़ी डामाडोल है? क्वांटिटी बढ़ रही है बट उसको क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है। ओके, तो 3 ये इश्यू हो गए। और फिर ट्रांसपोर्टर का जो है उनका भी मेरे हिसाब से अपना ही अपने मन के कारोबार चल रहा है, उसके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है और जब चाहे तब रेट बढ़ा देते हैं। फिर वही ये कहूँगा कि जहाँ रेट बढ़े तो उसका इम्पैक्ट मतलब फॉर्चुनेटली वो लास्ट प्रोडक्ट पे ही आना है, चाहे वो आपका अनाज हो, चाहे हमारे इलेक्ट्रिकल उत्पादन हो या कोई भी ये हो मशीनरी उत्पादन हो, तो उसका जो है वो कॉस्ट सीधा ट्रांसपोर्टर के दोनों पैरेलली चलते हैं। इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री दोनों पैरेलली चलते हैं। तो मेरे हिसाब से जब दोनों साथ में चलना है तो दोनों के ऊपर भी कंट्रोल करना सरकार को इसका नियम बनाना होगा। बट सरकार जैसे क्या कर सकती है? वो तो कहेंगे कि फ्री मार्केट है भाई, कि कोई भी कितना भी चार्ज कर सकता है। जब आप पेट्रोल के दाम बढ़ते हो तो ये तुरंत आ जाते हैं रोड पे। अच्छा, ठीक है, उनके रेट तो बढ़ा के ले लेते, लेकिन जब पेट्रोल के दाम सरकार घटा देती है उसके बाद में वो घटाने की बात क्यों नहीं करते? तो सरकार तो फिर वो उसी को लेके चल रहे। तो सरकार को भी इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए कि भाई जब बढ़ा तब आपको इंडस्ट्री ने बढ़ा के दिया
तो जब घटा तो आप आपके रेट घटाइए। सरकार की तरह है, जैसे क्रूड ऑयल का बढ़ता है तो वो बढ़ा देते हैं, लेकिन जब क्रूड ऑयल का कम होता है तो सरकार टैक्स लेती रहती है। सरकार टैक्स लेती है सर, उसके साथ में रेट भी तो पेट्रोल डीजल के कम ही होते हैं, ऐसा तो है इसका नहीं कि नहीं कितना होते बड़ा हैं। इम्पैक्ट होता है आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे, कि मान लो अगर आज 100 का 105 रुपए का पेट्रोल है, आई थिंक मुंबई महाराष्ट्र में तो और भी ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा है। तो उसका, और मान लीजिए 20 रुपये सस्ता हो, 90 रुपये वर्सेस 110 रुपये हो, तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ये आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे? तकरीबन आप पकड़ो कि हमेशा हमारे ऊपर 10-15% का तो इम्पैक्ट आ ही जाता है। अच्छा, तो मतलब ये तो एक तरीके से हाई पेट्रोल या डीजल कॉस्ट अगर है तो वो तो बिजनेस पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट है उसका। नेगेटिव इम्पैक्ट है उसका। ओके, तो ट्रांसपोर्टेशन एक हो गया, और लैंड का भी कोई इशू होता है? रियल एस्टेट में जो इन्फ्लेशन है, हाँ, उसका भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिसके कारण छोटे या अपकमिंग जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट या इंटरप्रेटर जो बनना चाह रहे हैं, वो उनको लैंड अवेलेबल नहीं है, उनको सस्ती ज़मीन अवेलेबल नहीं है, या सस्ते गालेज जो गवर्नमेंट दे सके, ऐसा नहीं है। जिसको जो मर्जी आए वो भाड़ा अपना ये कर रहा है, भाड़े के रेट बढ़ा रहे, तो वो सारी चीज़ें किसके ऊपर फाइनली आ जाती तो है। मतलब रियल एस्टेट में जब तेजी आती है, जैसे अभी कोविड में तो सस्ता हो गया था, लेकिन अब एकदम से पिछले 2-3 साल से बुरा हाल हो रखा है, बिल्कुल, तो उससे फिर आपका कॉस्ट भी एक तरीके से बढ़ जाता है। वो बिल्कुल ही बढ़ जाती है सर। देखिए, अब मुझे जो चीज़ 2,000 रुपये स्क्वायर फीट में अगर मिल रही है, वो आज के तारीख में 20,000 स्क्वायर फीट पे चली जा रही है, तो मैं तो अभी नहीं ले पाऊंगा ना उस चीज़ को। और ये मैं मतलब ये कई बार सोचता था कि जैसे जो आपके फैक्ट्रीज़ में, मतलब हम मासिव लेवल पे बात कर रहे हैं कि फैक्ट्रीज़ अगर आपको लगानी है, जैसे दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें या मुंबई की बात करें, अब जो वहाँ पे फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग हैं, मतलब टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, अगर सबका इकट्ठा लें तो वो रहेंगे कहाँ? अगर सबका ही किराया ही भाड़ा ही 20-25 हज़ार रुपये एक कमरे का है, या एक 1 BHK 2 BHK का है, तो ये तो हाउसिंग का भी जो लोअर इसमें काम करने वाले हैं ब्लू कॉलर में, तो उनके लिए तो वो भी सस्टेनेबल नहीं है। वो भी तो ये sustainable तो नहीं आपको है। कहीं गांव में लगानी पड़े फैक्ट्री, फिर वहाँ पे लेबर लेके आना मुश्किल हो जाता मुश्किल है। तो ये तो एक तरीके से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रियल एस्टेट वाला। तो रियल एस्टेट वाला तो काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा क्या होता है कि आप आज जो आम आमदनी है वो आपको 10 से 12 हज़ार रुपये है एक आम वर्कर की, तो उसमें उसके पहला तो सबसे पहले वो किराए में ही मर जाता है। बिल्कुल, ठीक है। तो आप कैसे मैनेज करते हो किराया विराया? सर हम तो हमारे इसमें क्या, किराया मैं मेरे ऊपर ही ले रहा हूँ। जो भी मेरे मतलब बाहर से आए हुए हैं, जैसे कि हिमाचल से आए हुए कुछ बंदे हैं, कुछ दिल्ली से आए हुए बंदे हैं, यूपी से, तो उनको हम अलग से फ्री में दे देते हैं। अच्छा, तो ताकि वो टीके यहाँ आएंगे। तो मतलब भाई आपका ही तो हो गया ना वो, एक तरीके से कॉस्ट ही हो गया ना वो। हाँ, वही कॉस्ट हो गई, मगर वही मतलब हमें हमारे ऊपर ही जोड़ना पड़ रहा है उसको, क्योंकि वो दूर से आए हैं। तो हमें पता है कि 10-12 हज़ार में अगर वो 4-5 हज़ार रुपये अगर किराया देते हैं रूम का, तो आप बताइए कि 12 हज़ार में अगर 5 हज़ार रुपया किराया जाता तो 7 हज़ार में रहना है, फिर उसको खाना भी है, बिजली का बिल भी देना है, तो सारी चीज़ें करने, उसमें बचाएगा क्या? अपने परिवार को भी देखना है जो इसको इतने दूर से छोड़ के आया हुआ है। तो ये बताइए कि जैसे ये 12-15 हज़ार जो एवरेज एक तरीके से मान लें क्रॉस फैक्ट्रीज, इतना रहेगा 12-15 हज़ार होता होगा ज़्यादा से ज़्यादा? बिल्कुल बिल्कुल, 8 घंटे का जो काम कर रहा है बंदा, हाँ। उसको आप 12-15 हज़ार के ऊपर आज की तारीख में सैलरियाँ नहीं है। तो इसका क्या कारण है कि इतनी कम सैलरीज हैं? मान लीजिए अगर हम 25 हज़ार तक इसको बढ़ा पाएँ अगर, तो मुझे लगता है कि वो जो आप कह रहे हो कि सब जो ब्लू कॉलर वर्कर नहीं बनना चाहते हैं, जो वाइट कॉलर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा देखो 20-25 हज़ार करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप दे भी सकते हो, ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा जो टैक्सेशन का सिस्टम है, अगर उसको करेगा तो इंडस्ट्रियलिस्ट खुद से जेब से देना पसंद करेगा। वो कभी भी वर्कर को ये नहीं चाहेगा कि मेरे से ना हो। लेकिन जो टैक्सेशन का है आज के तारीख में, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट का आप देखोगे तो सीधा जो स्लैब आ रहा है 30% के ऊपर जो जा रहा है, ठीक है, एक उन्होंने जो स्लैब गिरा है उसके बाद में सीधा फ्लैट रखा हुआ है, तो आप कितना भी कमाओ तो समझो अगर जो भी है उसका 50% तो आपको गवर्नमेंट को देना ही देना है। अच्छा, तो फिर उसके बाद में हमें भी पता है कि देश को चलाना है सारी चीज़ें, लेकिन इसका कहीं ना कहीं एक
एनालिसिस होनी चाहिए अभी इन सारी कितना है चीज़ों की। टैक्स, मतलब 30% लगभग? मेरे ख्याल से अभी उतना तो मुझे ये नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 30% तो फ्लैट आफ्टर इसके बाद में जो उन्होंने दिया है आई थिंक 30 से 25 किया था, बट वो इफेक्टिव जोड़ बोर्ड के 30 तक पहुंच हाँ जाता। 30 तक उन्होंने, उसके बाद में सीधा फ्लैट ही कर दिया कि आपको जो इसके बाद का जितनी भी आपकी कमाई है उसके ऊपर सीधा आपको 30% देना ही देना है। तो ये एक तरीके से टैक्सेशन में कुछ रिलैक्सेशन हो तो शायद हो सकता शायद तो है। ये पास ऑन हो सकता है, हम्म। वो सारी चीज़ों में पास ऑन हो सकता है। तो मतलब ये तो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एक तरीके से सरकार की तरफ से जो चीज़ें आ रही हैं, पांचों छह जो चीज़ें हमने बताई, टैक्सेशन से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर और सारा लेबर। एक अपने देश का दुर्भाग्य है कि एक आम आदमी, इसमें ना सरकार की गलती है ना किसी की गलती है, मैं तो चाहूँगा कि इसमें एक हर एक इंसान की गलती है जो अपने इनकम को छुपाना चाहता है और हर एक चीज एक्सपेक्ट करता है कि सरकार करे। फिर ये सब जो आपने चीज बताई ये तो सारी सरकार ही कर सकती है, टैक्सेशन सरकार घटा सकती है, सर देखो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार कर सकती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सरकार कर सकती है। वो तो इंडस्ट्री रिलेटेड है, जहां पे अभी ये टैक्सेशन के अंदर मैं बता रहा हूं कि जब आपको बढ़ावा दिया, आपका दायरा बढ़ाया, ठीक है, तो इनकम टैक्स एग्जम्पशन का, ठीक है, तो पहले आप 5 लाख के दायरे के अंदर में जो भरते थे, आज उन्होंने फट से 12 लाख का इनकम क्यों बताना चालू कर दिया। इस अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने जब ये दायरा बढ़ाने की बात की और उन्होंने जो करके बताया, तो उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। मगर आप देखिए कि पहले के इनकम टैक्स की रिटर्न निकाल के देखिए, जिन्होंने जो 5 लाख के अंदर में अपना इनकम बता रहे थे, आज ऑल ऑफ सडन उनका 12 लाख का इनकम बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? ऐसा हुआ है क्या? हुआ है, आप देख लीजिए। अगर मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस है उससे मुझे लग रहा है कि इस साल की जितनी रिटर्नें गई है या जाएगी, वो ऑल ऑफ सडन जो 5 लाख वाले वो सारे के सारे 12 लाख के अंदर में भर के बता देंगे। अच्छा, तो अंडर रिपोर्टिंग हो रही थी। उसमें सरकार का गलती नहीं है, हम एक आम आदमी ने अपनी सोच को थोड़ा बदलना पड़ेगा। देश के प्रति अपना भी कुछ दायित्व है, आप देंगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट भी आपको रिटर्न देगी। हम चोरी करेंगे तो वो कहाँ से देंगे? तो हमारी सोच को पहला बदलिए। हम हमेशा बोलते हैं कि सरकार को बदलना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए, सरकार, अरे सरकार को सभी करना चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम कब बदलेंगे? तो हमारा क्या दायित्व है इस देश के प्रति, उसको कौन बदलेगा? पहले क्या दिक्कतें होती थी जो मान लो अब थोड़ी सोल्व हो गई हैं या देखिए सोल्व हो रही है? पहले जो था कि अभी जो है, पहले अभी की बात करूं तो अभी आटे में नमक मिक्स हो रहा है, पहले नमक में आटा मिक्स होता था। ठीक है, कैसे? बहुत सारे जो आपके प्रोजेक्ट है वो कागजों पे ही रह जाते थे, आज कम से कम प्रैक्टिकल में आ तो रहे हैं। बट ये तो मेरी मतलब, आप अगर 10 साल पहले भी किसी फैक्ट्री ओनर से बात करते तो ये सेम प्रॉब्लम ही गिनवाते वो जो आपने गिनवाई है। तो चेंज क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए बिल्कुल गिनवाते थे, लेकिन अभी चेंज मैं आपको बताऊं कि जैसे पहले जीएसटी के ऊपर सबने बहुत सारा, अभी जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ तो बहुत सारी कमियां बताई गई, बहुत सारा उसके अंदर में क्या, लेकिन मैं बोलता हूं कि उसके जैसी सिंप्लीफाई चीज़ ही नहीं है, जो आपके बहुत सारे टैक्सेस को एक टैक्स के अंदर में कन्वर्ट कर दिया, तो आपका आधे से ज़्यादा पेपर वर्क वहाँ पे ख़त्म कर दिया और सारी चीज़ें आज ऑनलाइन है। आपके बाबू के दफ्तर में जाके आपको चक्कर नहीं लगाने पड़ते। ओके। आज आप ऑनलाइन पे घर पे बैठ के आप फाइल कर सकते हो सारी तो पहले के कंपैरिजन में जो आपको फाइलिंग्स वगैरह करनी पड़ती थी, पेपर वर्क था, वो अब कम हो गया? बहुत कम हो गया, बहुत कम से कम जीएसटी रिलेटेड तो बिल्कुल। फिर वो तो ये एक बात हो गई। हाँ, फिर मैं खुद भुक्तभोगी हूँ इसका कि मैंने 2019 में जब फैक्ट्री चालू की तो उसके वक्त मेरा जीएसटी रिफंड लेना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। अच्छा, ठीक है, तो जीएसटी रिफंड कम से कम मेरे को 1-1.5 साल लग गए थे कुछ कारणवश उनके। ओके। लेकिन आज के तारीख में GSTR-1 आप 7 से 8 तारीख को भरते हो, GSTR-3 जो है वो आपको 18 तारीख को भरना होता है, 18 से पहले। उसके बाद में सीधा मुझे उसके 10 दिन के प्रोसेस के अंदर में बीइंग एक्सपोर्टर हमें रिफंड आता है सारा, क्योंकि हम तो डोमेस्टिक कर नहीं रहे। तो 10 दिन के अंदर में हमारी सारी जो जीएसटी रिफंड है वो हमारे बैंक में तुरंत आ जाती है। तो ये क्या है, ये जो सिस्टम को उन्होंने जब इम्प्लीमेंट किया तो उसके जो कमियां जो उन्होंने पाई, तो मतलब वो कॉन्स्टेंटली इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हाँ, तो उन्होंने कमियों को दूर करते गए। तो देखो हर एक चीज़ को जब आप इम्प्लीमेंट करते तो उसको थोड़ा समय तो देना पड़ता है। तो आज वो समय आ गया कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं जीएसटी के द्वारा। इवन जीएसटी के द्वारा करने के
अलावा इन्होंने गए साल एक MSME का अच्छी स्कीम निकाली। पहले जो 20 करोड़ के 5 करोड़ वाले हो या 20 करोड़ वाले हो या 1 करोड़ वाला भी है, उसको जब बड़े उद्योजकों के साथ में धंधा करना पड़ता था तो उसको पेमेंट की शाश्वती नहीं थी। अच्छा। तो उसमें क्या होता था कि अब मेरे जैसा बंदा समझो मैंने आपके साथ में डील कर रही, तो पहले ही आ जाता था 60 दिन का क्रेडिट। 60 दिन के क्रेडिट का उसको खींच के 65 करेंगे, 70 करेंगे, 90 हो गया, 90 से 120 हो गया। तो जो इकोनॉमी घूमनी चाहिए थी, जो पहिया घूमना चाहिए था, वो टोटली ब्लॉक हो रहा था। आज 45 दिन के अंदर में आपको बाय डिफॉल्ट पेमेंट देना है। जो भी बड़े लोग हैं, मतलब उनको जगह हो, छोटे हो, मैं MSME हूँ, आप MSME हो, लेकिन आपने भी अगर मेरे को दिया है माल तो मुझे बाय डिफॉल्ट आपको 45 दिन में पेमेंट देना है। सो आज इकोनॉमी बहुत अच्छी तरह घूम रही है, रोटेट हो रही है, क्योंकि जब मार्केट में पैसा घूमेगा तो आपका देश तरक्की करेगा। और इसके अलावा मुझे लगता है कि 2 नंबर के बिजनेस बहुत सारे कम हो गए GST आने के बाद में। अच्छा। तकरीबन मैंने देखा है कि जिनकी सोच थी कि हम 2 नंबर करें, आज वो कन्वर्ट हो चुके हैं और शांति की नींद चाहते हैं कि हम वाइट का जितना धंधा करेंगे उतना सुकून रहेगा। जैसे कोई थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल बता सकते हो? थोड़ा सा एग्जांपल देखिए, ऐसे तो बहुत सारे हैं। हमारे खुद अप्लायंसेस लाइन के अंदर में पहले 2 नंबर में मतलब चिट्ठियों का बिजनेस होता था, पर्चियों का। अच्छा, मतलब कोई उसकी ट्रैकिंग नहीं थी कि कितना, मतलब टैक्स बचाना है। हाँ, कितना माल बिक रहा है, कितना के। उसकी कोई ट्रैकिंग नहीं थी। मतलब उसमें हमेशा वो करते थे कि भाई पर्चियाँ रखी, ये कर लो, ये कर लो। एक तो वो है, एक पर्ची घूम गई तो आपका पैसा मर गया, ठीक है। लेकिन आज उसमें से बहुत सारों ने अपने आप को वाइट बिजनेस के अंदर लेके आके एक GST कारण सब लोग आ गए। अच्छा, तो ये GST का जो इनपुट क्रेडिट मिलता है इसकी वजह से इनपुट क्रेडिट भी हो गया और सरल फाइलिंग हो गई। ये आफ्टर GST के बाद में सीधा आपको इनकम टैक्स ही करना है। बीच में कोई टैक्सेशन नहीं है, कहीं भी आपको ये एक्साइज नहीं है, वैट नहीं है। ये सारी जो अलग अलग टैक्सेशन प्रक्रिया थी वो सारी बंद हो चुकी है और उसके जगह पे एक GST आ गया। तो अब सरल है कि आपको भाई इनपुट, और वो भी सीधा सीधा है, सामने वाले नहीं भरेगा तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो आपको खुद को ट्रैक रखना है कि यार मैंने जिससे माल खरीद ले रहा हूँ, भाई उसने, उस सामने वाले ने उसका मैंने जो पे किया वो GST भर रहा है। अगर उसने नहीं भरा तो मुझे नहीं क्रेडिट मिल रहा, तो मैं तो लॉस में हूँ। तो मेरा जिम्मा बनता है ना कि मैं आपको बोलूँ कि सर मैं आपका पेमेंट नहीं दूंगा अगर आपने सामने नहीं भरा तो ये तो सीधा सीधा मतलब गिव एंड टेक का मामला हो गया ना। अकाउंटेबिलिटी आ गई। सरकार का थोड़ा, सरकार ने वो उसके ऊपर ट्रैक लगा दिया या बोलिए ट्रैकिंग रखी, तो और वो जिम्मा आप ही को दे दिया कि आप ही आपका असेसमेंट करो कि भाई आपके आदमी ने भरा या नहीं भरा। और वो बार बार ऐसे कर रहा है तो फिर आप उससे बिजनेस करना बंद कर दोगे तो सीधा सीधा है कि जो डिफॉल्टर्स है वो बाहर चले जाएंगे और बिजनेस थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। बट मुझे लगता है कि ये ऐसे भी कई सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि क्योंकि GST का रेट बहुत हाई है तो अभी भी लोग बहुत प्रेफर कर रहे हैं कि GST के बिना ही, ऊपर वाला जो GST के बिना वाला काम भी बहुत हो रहा है बिकॉज कि ये रेट्स बहुत हाई है। सर देखिए, मेरे हिसाब से जो होम अप्लायंसेस के अंदर में मैं पर्टिकुलर हमारे इंडस्ट्री की बात करूँ तो एक्साइज हमारे ऊपर 18% पहले भी था। अच्छा। और आज के तारीख में भी हमारे ऊपर 18% है GST आने के बाद में। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बढ़ाया घटाया है, ऐसा कोई हुआ नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि मान लो इसको अगर 10% कर दिया जाए तो ज़्यादा, तो उसके लिए आपने मतलब कंप्लायंस होगा, लोगों का देना भी चाहेंगे, फिर वही आ जाएगा ना, फिर वही प्रोडक्ट आपका सस्ता हो जाएगा। तो और जनता को और खरीदने की जितना सस्ता मिल जाएगा उसके ऊपर उसको उसकी जेब की जो है पैसा जा रहा है उसको बचत हो जाएगी, तो और 2 प्रोडक्ट वो ज्यादा खरीदेगा, तो फिर इंडस्ट्री को ग्रो मिल सकता है। तो ये आपकी बात सही है, मगर ये ऊपर वाले जितने भी बैठे हुए ब्यूरोक्रेटिस्ट है या सरकार है उनको ये सोचना चाहिए कि लेकिन देश को चलाने के लिए भी तो पैसे की ज़रूरत है, तो किस लेवल पे और कितना चाहिए अभी उन्होंने वो देखना है, क्योंकि टैक्स नहीं लेंगे तो देश भी नहीं चल पाएगा। जैसे अब आप फैक्ट्री रन करते हैं, अब मान लो जो लोग सुन रहे हैं और जो अपनी फैक्ट्री डालना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट में, तो उनको क्या क्या चीज़ों का पता होना चाहिए कि भाई, आप जिसको कुछ नहीं पता है, जिसको ये है कि भाई मैं मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहता हूँ, फैक्ट्री डालना चाहता हूँ, तो उनको आप क्या गाइडेंस दोगे? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस उनका क्या होना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अगर मैं कहूँ, क्योंकि एक रोमांटिक नोशन होता है ना लोगों का, रियलिटी अलग होती है और रोमांटिक चीज़ अलग होती है। आज की तारीख में बहुत सरल हो चुका है, जिसको भी बिजनेस करना है वो इतना सरल हो चुका है, जो कि आज से 10 साल पहले
वो बहुत क्रिटिकल था ये सारी चीज़ें, बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते थे। अच्छा। आज आपको सिंपल सा बिजनेस डालना है तो सीधा आपको जीएसटी रजिस्टर करवानी है, जो कि आपका पहला लाइसेंस है। पार्टनरशिप फर्म है तो आपको पार्टनरशिप पहले डीड बनवानी पड़ेगी। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आरओसी के अंदर में पहले आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, वो पहली स्टेप है। उसके बाद में सीधा आ जाओ तो आपको जीएसटी रजिस्टर हो जाओगे। जीएसटी रजिस्टर्ड होने के बाद में आपको आपकी उसके लिए एक जगह बतानी पड़ती है, तो चाहे वो आपका घर बता दो एज ए ऑफिस या कुछ भी बता। उसके बाद में फिर आपने आपकी फैक्ट्री सिलेक्ट करनी है, फैक्ट्री की जगह आप रेंट पे अवेलेबल कर सकते हो, खुद की खरीद के लगा सकते हो, वहाँ पे आपको एक फैक्ट्री लाइसेंस लेना है। तो मेजर आज के तारीख में आपके पास में 3 लाइसेंस है, तो उस 3 लाइसेंस के ऊपर आप काम चालू कर सकते हो। उसके अलावा आपको फिर उससे रिलेटेड नीचे फायर फाइटिंग एनओसी चाहिए होती है फायर की। ये हो गया चौथा क्राइटेरिया, जो कि कई जगह पे क्या है कि ओल्ड बिल्डिंग्स है वहाँ पे नहीं मिलती। तो पहले ही पता होगा कि यहाँ पे नहीं तो डाल यहाँ नहीं सकते हो। मिलती, तो उसका ऐसा गवर्नमेंट ने आज तक कोई निकाला नहीं है कि भाई ये साथ साथ में उन्होंने ये भी देखना चाहिए कि जो पुराने बिल्डिंग्स है जहाँ पे फायर का हमारा लाइसेंस दिया नहीं गया है, या तो उसको फिर से सबको कंपलसरी करना चाहिए कि भाई ये जो भी रेंट पे बिल्डिंग देना चाहते हैं उन्होंने ये फायर का यहाँ पे लाइसेंस लेना ज़रूरी है। तो वो नहीं रहेगा तो आप इंडस्ट्री रन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन सेफ्टी पर्पज़ कुछ नहीं है। फिर उसके लिए आपको थोड़ा सेफ्टी के और जाते हो तो आपको फायर का लाइसेंस लेना ज़रूरी है। बाकी मेजर 3 लाइसेंस है जिससे कि आप आराम से आपका इंडस्ट्री चालू कर सकते हो। तो ये तो आपने बहुत आसान बता दिया, तो लोग इतने कंप्लेंट क्यों करते हैं कि भाई फैक्ट्री डालना और ये सब करना तो बहुत मुश्किल है इंडिया में। वैसे तो बहुत सारे मुश्किल है, अगर मैं करूं तो मैं और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर प्रकाश ददलानी, हम दोनों भी स्कूल ड्रॉप आउट है, मगर आज की यंग जनरेशन हमारे इसमें सोच में ये पड़ी हुई है कि यार कुछ कारणवश मैं नहीं पढ़ पाया तो यार मैं नहीं कर पाऊँगा, या मेरे को पढ़ाई लिखाई मेरे आड़े आ गई, या जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको एक ही ये है कि भाई हमें 9 से 5 की नौकरी चाहिए। तो जो रिस्क फैक्टर है वो लेना नहीं चाहते, रिस्क उठाना नहीं चाहते। तो मेरे को सबको हाथ जोड़ के विनती है आज के यंग जनरेशन को कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। हमारा देश जो है 150 करोड़ के ऊपर जा चुका है। फाइनेंशियली फिगर तो बहुत कम बताई जाती है क्योंकि उतने वहाँ तक हमारी जो सिस्टम में पहुँच नहीं पाती काउंटिंग के लिए। तो जो इतना बड़ा देश है और बाहर के लोग यहाँ आके अपनी कंपनियाँ डाल रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा के हमारा पैसा बाहर लेके जा रहे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे आज की जनरेशन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में आए, खुद को एंटरप्रेन्योर बनाए और अपने ही देश को मजबूत करे। अच्छा, इसमें जो आपने लैंड वाली जो बात करी थी, लैंड परचेज, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लैंड के बाद अगर मैं किसी चीज़ की बात करूँ जो बहुत ही कॉस्टली होता है, लैंड ऑफ कोर्स है, कंस्ट्रक्शन जो बनाना होता है फैक्ट्री उसमें पैसा है, उसके बाद आता है मशीनरी का। हाँ जी, हाँ जी। उसका क्या स्टेटस है इंडिया में कि जो मशीनरी आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादातर वो बाहर से ही इम्पोर्टेड ही होगी जो इंडिया में आ रही है, या इंडिया में भी बननी शुरू हो गई है, क्या स्टेटस है वहाँ पे? तो हमारे होम अप्लायंसेस के अंदर में जो मोटर बनती है तो उसके अंदर में जो रोटर वाइंडिंग की मशीनें होती है उसका आज तक हम सिंगल स्टेशन ही के ऊपर ही काम कर रहे हैं। सिंगल स्टेशन ही वाउंड हो रहा है या वाइंडिंग हो रही है और उसी की मशीनरी थी। खाली अपग्रेड किया कि हमने उसको मैनुअल से ऑटोमेटिक में लेके गए, लेकिन वो भी सिंगल स्टेशन। वेयर एज आज अगर मेरा दिन का प्रोडक्शन 5000 है और मेरी एक मशीन मेरे को 500 पीस देती है 8 घंटे के, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, और मेरा 5000 का प्रोडक्शन है, तो आप बताइए मेरे को 10 मशीन लगाऊंगा तब जाके मेरी पूरी होगी। तो अब वो 10 मशीनरी की कॉस्ट, तो 10 मशीनरी की कॉस्ट, उसके पीछे लेबर बढ़ गई 10, उसके लिए जगह का प्राविधान, उसके पीछे फिर बिजली का उसके साथ को रिलेट हो ही जाता है, उतना ही खर्चा बढ़ जाएगा। वेयर आज मैंने उस चीज़ को चाइना से एक मशीन इंपोर्ट की जिसके अंदर में एट अ टाइम पे मेरे को 4 स्टेशन एक ही साथ होते, वही साइकिल टाइम के ऊपर, जो कि मेरा इसमें एक हो रहा था, वहाँ पे आज 4 स्टेशन के अंदर में सेम साइकिल टाइम में आए, तो जो 500 था वो मेरा सीधा 2000 हो गया।
और जगह मेरे को उतनी ही लगी, वर्कर मेरा एक लगा और मेरा सीधा प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो चुकी, तो मैंने सामने वाले को बेनिफिट दे दिया तो मेरा धंधा बढ़ गया। जो मेरी मोटर की कॉस्ट पहले आती थी वो ये आने के बाद में मैंने मोटर की कॉस्ट को कांस्टेंट नहीं रखा, मैंने उसको पास ऑन किया मेरे कस्टमर को और मैंने मेरा अपना बिजनेस को लिफ्ट किया। अच्छा, आपने चाइना की बात की, चाइना के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि वहाँ की जो फैक्ट्रीज़ हैं, क्योंकि आप बिज़नेस करते हो वहाँ पे, चाइना से गए भी होगे, तो क्या आपको लगता है डिफरेंस चाइना की फैक्ट्रीज़ और हमारे जो यहाँ पे, चाहे आप वर्क कल्चर का लगा लीजिए, चाहे आप कैसे वो बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस एथिक्स का लगा लीजिए, एनवायरनमेंट जो उनको मिलता है, जो इकोसिस्टम उनको मिलता है, वहाँ पे और यहाँ पे क्या अंतर है? चाइना की लेबर जो है ना वो कंपेयर टू मशीन है। अच्छा, कैसे? जैसे कि अगर आप वहाँ के फैक्ट्रियों में जब जाते हैं या वहाँ पे विज़िट करते हैं तो उनका जो वर्कर जो है वो इतना बिजी रहता है कि जितना प्रोडक्शन आपकी मशीन देती है उतना उनका एक आदमी देता है, तो इतना उनका हाथ काम करता है। हमारे मतलब उसकी जो कैलिबर है या उसकी जो वर्क आउटपुट है वो जानता है कि मुझे मेरा मालिक 500 रुपया दे रहा है या 1000 रुपया दे रहा है, तो मुझे उसका वो एहसान नहीं लेता, वो उसकी वैल्यू रिटर्न मतलब वैल्यू वापस कर देता है। वो वहाँ से एहसान लेके नहीं जाता कि भाई तूने इतने दिए ना तो मैं तेरे को उतना दे दिया मैंने भाई तेरा काम करके। हमारे यहाँ पे उसके कंपैरेटिवली आज देखो मेरी फैक्ट्री के अंदर भी अगर मेरे पास कोई मेहमान आता है तो हमारी मुंडी मतलब हमारी जो सोच है वो ऑटोमेटिकली चेंज होते, काम छोड़ के वो सीधा बाहर ऑब्जर्व करना चालू कर देते, कौन आया क्या आया। वेराज हम वहाँ पे जाते हैं तो वो काम करने से नीचे अपना आँख उठा के देखते तक नहीं, वो अपने काम में ही मशगूल रहते। उनको उतना ही होता है जो टारगेटेड हमें दिया गया है वो टारगेट हमें कंप्लीट करना है। वर्क एथिक उनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और पर मैं, हाँ मतलब आप बताना और भी, बट इसका कारण क्या है? मतलब लोग तो वही हैं, वो भी पहले भी ऐसे ही थे। नहीं सर, वो हमारे बहुत जैसे ही थे, हमारे जैसे थे, लेकिन उनके यहाँ पे जो पॉलिटिशियन आए या उनके जो लीडर्स आए वो लीडरों ने उनके अंदर देश के प्रति की भावना जगाई और उनके ब्लड में एक ही डाल दिया कि भाई आपको देश के हित में काम करना है, अपने देश को आगे लेके जाना है। और देश मतलब कण कण में, उनके बॉडी के हर कण कण में देश है बसा हुआ और वो देश के लिए ही काम करते। और उन्होंने इतना ही उनको ये बताया कि देश के हित में काम करो, हम आपको आपका हित ऐसे ही दिलवा देंगे। तो आज वहाँ का जो इंसान है वो आज हमारा यूथ जो है ना वो पॉलिटिक्स के ऊपर बातें करता है, वो वहाँ का इंसान, वहाँ का जो यूथ है ना पॉलिटिक्स के ऊपर बातें ही नहीं करता, वो इंडस्ट्री, वो काम, वो बाकी सारी चीज़ों पे। हमारे यहाँ पे झंडा लेके पीछे पीछे घूमने का बहुत शौक सबको है, सबको नेता बनना है, लेकिन जिनका जो काम है उनको करने दो, हम अपना काम करें तो बेटर है। लेकिन हमारा यूथ तो समझ नहीं पा रहा था कि उसको ईजीएस्ट मनी चाहिए। क्या ऐसा मतलब ये कारण हो सकता है कि वहाँ पे जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, वहाँ पे जो काम करने का मान लो तनख्वाह भी अच्छी होगी कंपेयर टू अदर प्रोफेशंस, क्योंकि अब उनका इतना बड़ा इकोसिस्टम हो गया है कि वो अच्छी तनख्वाह दे सकते हैं, अच्छा उनको सस्टेनेंस दे सकते हैं। लेकिन कंपेयर टू अगर हमारे यहाँ पे बात करें, वहाँ की जो मिडिल क्लास है या थोड़ी सी लोअर मिडिल क्लास है वो फैक्ट्रीज में काम करती है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मिडिल क्लास क्या हो तो मतलब बिल्कुल 10-12 हज़ार तो आप दीजिए कि ड्राइवर है, एमटीएस जो सरकारी जो एमटीएस लगते हैं, जो पीएन लगते हैं, उनको भी 18-20 हज़ार तनख्वाह है। तो मतलब अगर हम कंपैरिजन करें तो लोअर टू लोअर पुअर ही हो गया, वो पुअर क्लास है यहाँ पे जो फैक्ट्रीज में काम कर रही है, और वहाँ पे लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। तो ये कहीं ना कहीं इंसेंटिव्स का भी खेल है कि आपको अच्छा, यू आर गेटिंग वेल पेड और आपका अच्छा वो है। आपकी बात भी ठीक है कि उनमें वो पैट्रियोटिज्म है, बट आई थिंक हमारे में भी लोग बातें तो करते ही हैं, पर पता नहीं थोड़ी कमी होगी, मतलब 5-10%, लेकिन ज़्यादा शायद ये एक तो उनका सिस्टम है, स्किल्ड लोग आ रहे हैं, उनका जो सिस्टम बना है, तो एक वो भी कारण हो सकता है, इकोसिस्टम बन गया उनका पूरा। इकोसिस्टम तो बना हुआ है और जो गवर्नमेंट का जो उनका सपोर्ट है वो हर एक इसमें, जो एक तो वहाँ डेमोक्रेसी है नहीं, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई बोल ही नहीं सकता, ठीक है। तो पहला मुद्दा तो आपका वहीं ख़त्म हो गया, नेतागिरी ख़त्म हो गई, झंडे लेके मोर्चे ख़त्म हो गए, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो बचा क्या? बिजनेस कुछ बचा नहीं है, तो अभी ध्यान कहाँ लगाए? तो अपना ध्यान वो अपने काम में लगा देते हैं और सक्रिय हो गया है पूरी तरह।
कि भाई हमें कुछ भी करना है तो जीना है तो अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है तो हमें करना क्या है, तो हमें काम करना है। जब काम करना है तो वो काम करते तो उनकी जो उनके मालिक है वो भी उनको पे करते हैं। तो एक इकोसिस्टम उन्होंने बहुत अच्छी तरह बनाया है कि उन्होंने डाइवर्सिफाई कर दिया कि भाई आप देश के प्रति सोचना है ना वो हम सोचेंगे, और आपको जो मिलना है ना वो सारा हम देंगे। चलो एक ये हो गया। हाँ, दूसरा, जहाँ पे भी मैं फैक्ट्रियों में जाता हूँ और उनके बॉस के साथ में बैठा, तो हमारा जनरली हमारा एक है कि अगर मैं बॉस हूँ, मैं मेरी चेयर पे बैठा हूँ, हाँ भाई, तो छोटू चाय हमें लेके जब हमारे पास गेस्ट आते, समझो आप आ गए तो गेस्ट, तो मैं पहले अपने बॉय को ढूंढूंगा कि भाई पानी ला के देना, या फ़ोन उठा के कर लिया, उनको बोल दिया कि भाई चाय लेके आओ, ये करो, वेट करो। तो वहाँ पे वो ऐसा है नहीं, वो इतना खुश होते हैं कि वो मालिक जो है अपने हाथ से चाय बनाता है, अपने हाथ से सारी चीज़ें करता है, अपने हाथ से पानी सर्व करता है। तो जो फैक्ट्री ओनर भी है, जो फैक्ट्री ओनर है कितना भी बड़ा हो, वो उसमें अपने आप को क्या बोलता है, वो गौरवान्वित महसूस करता है कि यार सामने वाले को मैं चाय पिला रहा हूँ। तो इससे एक पता चलता है कि वो ईगो नहीं है उनके अंदर में कि मैं मालिक हूँ या है। और उसके अलावा जितने भी वर्कर है या उनका ड्राइवर है, तो हम अगर बाहर जाते हैं तो जनरली हमारा क्या रहता है कि ये पकड़ो, या बोलेंगे यार उस टेबल पे बैठ जा, मैं अभी बात कर रहा हूँ इनके साथ में, तू तेरा खाना खा लेना। ये हमारा बहुत मेरे ख्याल से हमारे इंडियन कल्चर के अंदर में आप ये देख सकते हो कि ड्राइवर है तो उसने गाड़ी में बैठना चाहिए, ड्राइवर है तो उसने दूसरे टेबल पे जाके खाना चाहिए। यहाँ पे वैसे नहीं है, अगर वो है, अगर हमारे साथ चल रहा है तो वो हमारे ही टेबल पे बैठ जाता है, उसी मालिक के साथ में ड्राइवर बैठता है उस साइड में, और एक ही जो परोसा जाता है उसी के अंदर का जो भी ऑर्डर आती है उसी में से वो भी उतना ही लेता है कि उसको वो खाना अलग से देना है, ये खाना, वैसी कोई सोच नहीं है। तो मेन तो सोच का फ़र्क है काफ़ी। तो क्लास कास्ट वाला जो और वो कास्ट बोलेगा तो देखिए यहाँ तू मतलब ऊंच नीच जाति का ये वाला भेदभाव नहीं है वहाँ पे। खाली उनको एक ही पता है कि मैं इंसान हूँ और मुझे काम करना है, ये मालिक है और मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ, लेकिन वो मालिक को मुझे जो दे रहा है उसके बदले में मुझे उसको काम करके उसका ऋण उतार देना है। वो ऋण लेके मुझे जाना नहीं है, मैं यहाँ फ्री में नहीं कमाने आया। तो चोरी वोरी करने वाले नहीं है वहाँ पे, मतलब इस तरह काम चोरी जो होती है, काम चोरी नहीं होती वहाँ, काम चोरी नहीं है। बहुत बड़ा फैक्टर है कि यहाँ काम चोरी नहीं है। हमारे यहाँ पे जितना मर्जी चाहे करो, वो सोचेंगे कि यार कि मैं 8 घंटे में किस तरह से 4 घंटे 2 घंटे नींद ले लूँ, या मैं यहाँ से वहाँ टाइम पास करूँ, या मैं कैसे या अपने काम छोड़ के और कहीं भटकता रहूँ फैक्ट्री के अंदर में। तो थोड़ी सोच का फ़र्क है और उनकी जो सोच है वो बहुत अलग है। तो मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जो देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, उसी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तारीफ ही कर रहे हो। बट इस तरीके की और सारी ये जैसे कल्चरल डिफरेंसेस हो गए, और भी कुछ आपने ऐसा स्ट्राइकिंग महसूस किया कि ये मतलब इंडिया से अलग है और जो हमको शायद सीखना चाहिए? दूसरा अगर आप बता रहे हो तो उसमें एक उनका है कि वो धीरे धीरे जो है वो ऑटोमेशन के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, जिससे कि एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़े और कॉस्ट इफ़ेक्टिव बन जाए प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने अभी मेरा ही फैक्ट्री का एग्जांपल दिया था कि मैं अपने यहाँ इंडिया में हम अभी एक ही स्टेशन पे वाइंडिंग मशीन रहे और 4 अब 4 का उन्होंने 8 स्टेशन भी बना दिया। मतलब जब तक मैं 1 साल पहले गया था लास्ट ईयर, मशीनरी बुक की, और मेरे ख्याल से मेरा 2024 सितंबर में आई मेरी मशीनरी। तो आज इस टाइम मैं गया दूसरी मशीनरी बुक करने, तो ऑलरेडी उन्होंने 8 स्टेशन की मशीनरी बना ली थी। मतलब तुरंत उनका उसके ऊपर काम और ज़्यादा इनोवेटिव काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, तो जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़े और प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती जाए और बिजनेस ग्रो होता जाए। और वो इतना सस्ता कैसे बेच पा रहे हैं, मतलब अगर कंपेयर करें और देशों के कंपैरिजन में? अब तो मशीन भी बनाने लग गए, वो जो पहले बाहर से ही इंपोर्ट होती थी, रिवर्स इंजीनियरिंग या जो भी कुछ किया उन्होंने, अपना खुद भी इनोवेशन किया है, खुद भी इनोवेशन किया है। लेकिन उसके अलावा उनकी सोच ये है कि देखिए, अगर मैं मशीन का एक पार्ट बना रहा हूँ तो उन्होंने एक ग्रुप मतलब मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप जैसा बनाया है कि अगर मेरे चीज़ को सिलेंडर लग रहा है तो सिलेंडर मैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए नहीं जाऊंगा, वो सिलेंडर की सारी ऑर्डर है वो अपने ही ग्रुप के अंदर में जो सिलेंडर मैन्युफैक्चरर है उसी को देते। हमारे यहाँ की सोच क्या है कि भाई अब वो बहुत ज़्यादा कमा रहा है वो सिलेंडर वाला, अब मैं कैसे उसको मेरे से मतलब मैं मेरे काम के अलावा भी और दूसरा काम अपने इसमें हिस्से में लेना चाह रहा हूँ। तो मतलब जो जिसमें कमाई हो जाती है उसी के साथ कंपटीशन चालू हो जाता है, कंपटीशन चालू हो जाती है। और वहाँ पे यह है कि वो अपने काम के ऊपर ध्यान दे रहे, आपके काम के प्रति
नहीं है, वो जहाँ पे है उसको वो तो हर एक जैसे स्क्रू बनाने वाला स्क्रू ही बना रहा है उसको प्रोत्साहित कर रहे, तो ताकि क्या होता है कि फिर नंबर्स बढ़ जाते हैं, और नंबर जिसमें बढ़ गए स्केल हो जाता है। हाँ, तो आपका टोटली आपका कॉस्ट कम हो जाती है। दूसरा क्या सर, वो कमिटमेंट, उनकी जो कमिटमेंट है ना कस्टमर के प्रति, कि अगर आपको उन्होंने जो डिलीवरी डेट दी तो उसमें कभी भी ये नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, डिले नहीं होगा। वो कमिटेड बहुत है अपने काम के प्रति, और बहुत बहुत लंबा समय नहीं लेते डिलीवरी का, बहुत शॉर्ट पीरियड में दे देते ताकि उनको तुरंत पैसा चाहिए। अगर कम्युनिकेशन के हिसाब से बात करें तो हमारे उनका जो है वो इतना फास्ट रिप्लाइंग सिस्टम है कि आज अगर हमने कोई इंक्वायरी डाली तो आपको 10 मिनट के अंदर में वो जवाब देंगे, या तो फिर आपको ईमेल द्वारा आपको इन्फॉर्म करते हैं कि हम लोग बिजी है या हमें क्या, वो कर्टसी है उनके इसमें। हमारे यहाँ पे क्या है कि हमको फॉलो करना पड़ता है। मुझे ही कोई चीज़ अगर किसी से लेनी है और मैं उनको इंक्वायरी डाल रहा हूँ तो उनके पास उतना भी कर्टसी नहीं है कि भाई मैं बिज़ी हूँ या मैं बाद में दे दूंगा, या हमें 10 ईमेल लिखने पड़ते हैं कि भाई मैंने आपको ये डाला हुआ है तो उसका क्या रिप्लाई है, कुछ है आप करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, या मैं कहीं और देखूँ। तो मतलब एज अ कस्टमर ऑल्सो आपको जो बेचने वाला है उससे बार बार फॉलो अप करना पड़ रहा है कि भाई अपनी चीज बेच दे मुझे, हाँ बेच दे मुझे। और वहां पे आपको दे आर सो प्रोफेशनल कि वहां पे एकदम से रिप्लाई करते हैं, और क्योंकि नहीं है तो वो मना कर देते हैं। तो जो भी है मतलब एटलीस्ट क्लियर कम्युनिकेशन। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा होता है कि हमें फॉलो तो करना ही पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ पे यस और नो में बहुत दायरा है। अच्छा। मतलब ना बोलना तो सीधी मुंह पे ना नहीं बोल सकते, हाँ। उसको हाँ सर करता हूँ, नहीं करता हूँ, नहीं परवड़ रहा है तो भी उसको खिलाते रहेंगे तो आदमी पता नहीं चल रहा था कि भाई वो सामने वाले को करना भी है या नहीं करना है। तो इस चीज को भी हमने थोड़ा सा अपना यस और नो में हमें बोलना सीखना आना चाहिए। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो प्रोफेशनलिज्म नहीं है अभी भी। उन्होंने कैसे किया है सर कि बेसिकली गाँव में फैक्ट्री खोली हुई है। हमारे यहाँ पे क्या है, हम एक हब बना रहे, उनका हब उनका गाँव ही है, क्योंकि उन्होंने वो ट्रेनिंग दी है ना वहाँ लोकल लोगों को। नहीं, लोकल लोगों ने, दूसरे गांव के लोग भी वहाँ के बस रहे। जैसे मान लो आपकी कहाँ पे सिलवासा में। हाँ सिलवासा में। तो उधर के जितने आसपास के मान लो 50 गांव के लोग वहाँ पे आ जाएं काम करने के लिए, इतना बड़ा फैक्ट्री लग जाए तो वहाँ पे ट्रेन करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है कि सारे बिहार से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, जहाँ पे भी फैक्ट्री लग रही है, तो वो अपना घर छोड़ के आ रहे हैं तो उनको अकोमोडेशन चाहिए। अब जो गांव वाले हैं 50 गांव भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप स्कूटर लेके आओ, जा सकते अपने घर पे। काम नहीं करते ना, वो पॉइंट तो मेरे को बोलना था लेकिन मैंने वो बोला नहीं है। काम ही तो नहीं करते वही तो अभी आज के तारीख में मेरे पास में बिहार और इसके वर्कर ज़्यादा रखने पड़ते हैं यूपी के, क्योंकि लोकल लोग जो है वो 26 दिन में से 15 से 16 दिन ही भरते हैं। कोई पड़ी नहीं है, काम नहीं करना। मेरी प्रोफेशनलिज्म फिर से वही आ गई, काम नहीं करना है। क्योंकि हमें लोन सुविधा है सबके पास में। मैं देखता हूँ कि मेरे से बड़ी गाड़ियाँ उनके पास में, मतलब वो औकात नहीं है। अभी मैं, आप बताएं ना, आप बोल रहे हो कि भाई वो कैसे जीता है, मेरे को बता। 15-16 हज़ार रुपये की उसकी सैलरी है, मगर 1.5-2 लाख की बाइकें है उसके ऊपर। मेरे फैक्ट्री के सामने आके देखना, 1.5-2 लाख की बाइकें लगी है। ये अभी हुआ है, कोविड के बाद हुआ है, ये पहले भी था? कोविड के बाद में हुआ है ना, कोविड के बाद ज़्यादा हुआ है ये। आई थिंक ये एक तो माँ बाप के पास में फांसी की भाषा करते कि भाई तू नहीं देता पैसा, या लोन नहीं करवा के देता, या तू कुछ बेच, मेरे को 1.5 लाख की गाड़ी उसके पास है, मेरे को चाहिए। आई थिंक कोविड में सिलवासा के अंदर में आम हो चुका है। नहीं तो जान दे देते सीधा। तो एक ने जान दे दिया तो 10 फादर और मतलब फैमिली वाले जो पेरेंट्स है ना, डर चुके कि भाई चल यार, वो खेत बेच रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, लाके दे रहा है। पहले तो क्या आती है बात पता है, कि जब कोई बच्चा सोच बनाता है कि मुझे बिजनेस करना है, वो अपने माँ बाप को पहली राय देता है कि मुझे करना है, तो उससे पहला हर्डल या पहला ऑब्स्टिकल घर से चालू होता है। माँ बाप पहले उसे ना कि यार तू फेल हुआ तो क्या, वहीं पे उसकी पहली टांग खींचनी चालू हो जाती है। उसे नेगेटिव थॉट्स के अंदर में लेके जाते हैं, मॉरल डाउन कर देते हैं कि भाई अगर तू फेल हुआ तो, अरे फेल हुआ तो होगा क्या, अगर आपके पास में जो भी है या तो वो चला जाएगा, या अगर वो बच्चा कुछ कर ही नहीं पाएगा तो मतलब आप उसको एक कंफर्ट जोन दे रहे हो कि भाई ये जो मेरा बनाया ना वो तेरा है, तो कम से कम तू इसी को लेके आगे बढ़। तो वो तो आपने आपका ज़िंदगी दी, उसको जीने का अधिकार नहीं है, उसे कुछ करने का अधिकार नहीं है। तो थोड़ा सा आप जो उसके लिए छोड़ के जा रहे हो वो उसकी मर्जी है
कि वो उसमें से डूबो या वो उभर के आ जाए। अगर उसमें कैलिबर है तो पक्का वो करेगा, उसको थोड़ा सा पानी में तैरने तो दो। अच्छा, जैसे आपने चीज़ें बताई कि काफ़ी कुछ है कि रिस्क लेना चाहिए और ये सब है, बट जो आम लोग हैं उनमें ये भी सवाल होगा कि जब एक आप फैक्ट्री रन करते हो तो क्या चैलेंजेस आते हैं, जब आपके रियल लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। इट्स नॉट ऑल रोजी, राइट? कि आपने कर दिया, आपने सेल करना शुरू कर दिया, तो आपके भी जब आपने शुरू किया होगा तब से कितने चैलेंजेस आए, और ऐसा भी सिचुएशन आया होगा कि आपने सोचा होगा कि यार फैक्ट्री भी बंद करना पड़ सकता है। तो उस जर्नी के बारे में बताइए, डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आई? सर देखिए, जब मैन्युफैक्चरिंग आप सोचते हो तो पहले ही मन में बता लीजिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ टफ जॉब और उसमें रिस्क फैक्टर बहुत है। उसमें हमेशा डेली बेसिस पे आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना ही करना है, वो चाहे कमर्शियल टाइप में मिले या मैन्युफैक्चरिंग में मशीनरी का आए या वर्करों का आए। ये आपका पूरा सर्कल कंप्लीट होने ही नहीं देगा। ये सारी चीज़ें आपके जीवन के साथ में मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में चलनी ही चलनी है। तो एक टिपिकल डे कैसा होता है तो जब फैक्ट्री ओनर हो, कैसे क्या क्या चीज़ों से डील करना पड़ता है? जैसे कि आपका है कि आज आप सुबह पहुंचते हो फैक्ट्री में, पहुंचने से पहले आपको फ़ोन आ जाता है कि सर 125 आदमी थे, टारगेट आपने ये दिया था, वहाँ पे सर 80 आ गए। क्योंकि जो लोकल लोग हैं वो काम ही नहीं करना चाहते। आउट ऑफ 26 दिन वो 15, 16, 18 एवरेज निकालोगे तो 16 दिन निकलता है। तो अब बताओ 26 दिन में से 16 दिन आप निकालोगे, 10 दिन अगर 10 आदमी भी एब्सेंट रह गए तो आपके कितने घंटों का नुकसान हो चुका है, और उसका कॉम्पनसेट आपके पास में बैकअप प्लान क्या है? तो ये तो आपको है ही है। दूसरा, आपका कमर्शियल के अंदर में जाओगे तो डेली के कुछ ना कुछ आपके फाइनेंस के जितने इश्यूज़ हैं वो आपको फेस करने हैं, ठीक है। तीसरा, जब आप ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया हो गया जी, अभी जैसे मेरा एक्सपोर्ट का काम है तो हम ट्रांसपोर्टर बुक करते या कंटेनर बुक करते, तो जी वहाँ पे का कंटेनर निकलने का मैसेज आता है, फिर पता चलता है जी कंटेनर आपके इसका फेलियर हो गया, ट्रांसपोर्ट का मतलब गाड़ी का फेलियर हो गया। तो अब वो वहीं है, 2 दिन गाड़ी हिल नहीं रही, जबकि आपका वेसल की डेट आ चुकी है और कंटेनर उसके ऊपर है और उसका मैकेनिकल फेलियर हो चुका है, तो अब वो ठीक नहीं हो सकता। तो ऐसे भी कोई चैलेंजिंग इश्यूज आ जाते हैं, उसको भी आपको फेस करना पड़ा। तो डेली बेसिस हर रोज ही होता है ये, मतलब ऐसा कोई दिन जाता है कि नहीं होता कुछ? नहीं जी, डेली आपको नए चैलेंजेस है। मशीनरी ख़राब हो गई जी, मशीन का ये पार्ट गया जी, मशीन का वो पार्ट गया, जो चीज़ चलनी है उसमें प्रॉब्लम्स आनी है। तो ये चाइना में होता है ये सब? चाइना की फैक्ट्री में भी होता है ये सब? ये चाइना की फैक्ट्री में भी होता ही है, मशीनरी उनकी भी है, मगर उनका बैकअप प्लान बहुत बड़ा होता है। अच्छा, तो बैकअप रखते हैं? बैकअप रखते हैं हर एक चीज़ का। और बाकी सब जो प्रॉब्लम्स बताइए आपने, लेबर में ये सब नहीं होता होगा उधर की? उधर लेबर की प्रॉब्लम 15 दिन काम कर रहे हैं? नहीं, वहाँ पे तो मतलब डेडिकेशन इतना है काम के प्रति कि उनके एक तो सरकारी छुट्टियां कम है ना सर। हमारे 365 दिन में से 65 दिन तो हमारी छुट्टियां है। मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए बट फिर भी बोल देता हूँ कि हम पेड लीव दे रहे, अच्छा, हक की, ठीक है। उसके अलावा CL दे रहे, फिर सिक लीव दे रहे, उसके अलावा हमारी 13 की 14 गवर्नमेंट लीव्स है, 15 जनवरी 26 जनवरी ये सारा वो। तो आप ऐसा करोगे तो आप टोटल देखोगे, उसके अलावा हर इसमें 4 तो संडे आ जाते हैं, या जो भी अपने वीकली ऑफ रहेगा स्टेट के हिसाब से या उस जगह के इसके हिसाब से, तो 4 तो वो हो गए। तो आप निकालोगे तो 50 छुट्टियां तो वही हो गई, ठीक है। तो आप देखिए 50 वो हो गई, PLCL मिला के 30 वो हो गई, तो 50, 30, 80 ये हो गई, और गवर्नमेंट की जो हॉलीडेज आ गए आपके वो 12 आ गए, 12 या 13। तो आप देखो कि 100 दिन तो निकल के 265 दिन में आप कितना काम कर लोगे। और वहाँ पे है कि पूरा चाइना, उनकी भी कोई नेशनल डेज होते, लेकिन मेरे हिसाब से उनके हार्डली 4 या 5 छुट्टियाँ रहती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और दूसरा, वो पूरा चाइना एक साथ छुट्टी करता है, जो कि उनका न्यू ईयर होता है, उसमें वो प्रायर इंटीमेशन डाल देते हैं कि भाई आपको कुछ माल चाहिए, कुछ करना है, तो हमारे पास 1 महीना पड़ा हुआ है, हम डबल कर देंगे काम को, आपके ऑर्डर है बाकी पूरी कर, लेकिन 1 महीना हम कुछ काम नहीं करेंगे। तो 1 महीना पूरा चाइना अपने एक साथ छुट्टियां करता है, जिससे कि मुझे लगता है कि वो इकट्ठा छुट्टियां हो जाती है।
और हमारा तो कभी दिवाली है, कभी ये है, कभी वो है, तो उसके अंदर में और फिर ये जो बाकी की जो 16 दिन की मैं बता रहा हूँ, आउट ऑफ 26 डे 16 दिन करनी है, 15 दिन काम नहीं करना। और इसमें भी फिर 265 में भी लोग छुट्टी मार हाँ, देते हैं। 265 में भी सब छुट्टियां मारते हैं। तो किस तरह से हम इसको, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। चलो ये तो हमने डे टू डे वाले चैलेंजेस की बात की। जो अब मेरी जर्नी की डिफिकल्टीज, अगर आप पूछेंगे, जो मेजर डिफिकल्टीज आई आपको सिंस 2019 जब आपने ये शुरू की थी? देखिए सिंस 2019 जब हमने ये फैक्ट्री लगाई, तो ऑर्डरों की पहले तो कमी थी। सोचा तो था 2020 के फरवरी में पहला कोविड का लहर आई, पहले कोविड की लहर आने में, और वो लहर हमारी पूरी जून जुलाई तक चली। पूरा वर्ल्ड ही बनता, देश क्या पूरा वर्ल्ड ही बनता। 3-4 महीने के लिए ये काफ़ी बहुत कठिन गए सभी के लिए। उसमें से प्रोटोकॉल संभालते हुए फैक्ट्री चालू कर दी, उसको आगे बढ़ाया। तो 2021 में फिर से कोरोना ने दूसरी बार अपना रूप धारण किया, मगर वो इस टाइम थोड़ा प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ने थोड़ा ये किया था, रिलैक्स था उसके अंदर में, रिलैक्सेशन दे दी थी, तो उसमें से भी गए। लेकिन ऊपर वाले के मन में क्या था पता नहीं, एक आशीर्वाद के तौर पे उन्होंने हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा हवन कर दिया। 17 अक्टूबर 2021 में हमारे फैक्ट्री को आग लग गई, फायर हो गई हमारी फैक्ट्री। अच्छा, अरे हवन, मैंने सोचा कुछ अच्छा हो गया। नहीं जी, वो हमारे लिए अच्छा हो गया ऐसे हम सोचते हैं, क्योंकि मैंने उसको पॉजिटिवली लिया। अच्छा, क्योंकि वो जो फायर हुई उसके अंदर खाली एक ही ईश्वर की कृपा रही कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, मगर उस पीरियड इतना क्रुशियल था कि हमने जब कोरोना के कारण कंटेनरों की काफ़ी मारामारी हो रही थी, और हमारा टोटल एक्सपोर्ट का बिजनेस था, तो ऑर्डरें हाथ में खूब थी, और हमने खूब सारा माल फिनिश गुड्स जिसे बोलते हैं वो बहुत बना के रखा हुआ था, और कंटेनर हमें मिल नहीं रहे थे। और ऑर्डरें हाथ में होने के कारण सप्लायर के पास में भी एक कोरोना का प्रोटोकॉल था, तो वहाँ से भी सप्लाई बहुत कम हो रहा था, तो हमने इससे ज़्यादा माल भरना चालू कर दिया था। तो बहुत ज़्यादा माल हमने अंदर कर लिया था। तो उसमें जब फायर हुई तो हमारा टोटली 11 करोड़ का नुकसान हो चुका था। 11 करोड़ का नुकसान हुआ, और एक स्क्रू भी नहीं बचा हमारी फैक्ट्री के अंदर में, एक स्क्रू। और हमारी फैक्ट्री रेंटेड थी, सामने वाले का नुकसान हो गया, उसकी बिल्डिंग भी गिर गई। इतनी बड़ी फायर थी कि जो मेरे ख्याल से 2 दिन तक जल रही थी फैक्ट्री, क्योंकि प्लास्टिक आइटम्स थे, शॉर्ट सर्किट हुआ था। अच्छा। और स्टोर के अंदर में एक जो हमने जैसे कि पुरानी फैक्ट्री ली थी हमने, तो उसके अंदर पुरानी वायरिंग थी, तो हमने जो मशीनरी रिलेटेड जितनी वायरिंग थी उतनी ली थी, लेकिन जो उनके ट्यूबें और जो लाइटिंग्स जो भी उन्होंने दी थी उसके अंदर में, वो शायद उन्होंने भी कहीं से खरीदी हुई थी पुरानी बिल्डिंग, तो उन्होंने भी उसके ऊपर काम नहीं किया था। लेकिन एज अ ये हमने भी सोचा था कि असेंबली का काम है, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस वक्त हमने एक बड़ी गलती की थी कि हमने, गलती तो नहीं बोल सकते इसे, क्योंकि हमें मिसगाइड किया था। जो आप बोल रहे हो ना कि अब उससे ही सीखा जाता है, तो मैं चाहूँगा कि सबको इस आपके चैनल द्वारा सबको बताना चाहूँगा कि मिसगाइड ऐसे हुआ था कि हमें ये बताया गया था कि जब भी इंश्योरेंस करोगे तो इंश्योरेंस के लिए फायर एनओसी की बहुत ज़रूरी है। अच्छा। और वो पुरानी बिल्डिंग होने के वहाँ फायर एनओसी वहाँ अवेलेबल थी नहीं। अगर मैं फायर एनओसी मेरे इसमें लेना चाहता तो मुझे मिल नहीं सकती थी, कि मैं लैंड ओनर नहीं था। वो फायर एनओसी लैंड ओनर को ही मिल सकती थी, और वो उसे अपने रेंट से मतलब था, उसे आपके इससे कोई चीज़ों से मतलब नहीं था। अगर आपको नहीं करना तो वो बोलता था फैक्ट्री खाली कर दो, मुझे कोई और मिल जाएगा। फिर हमने हमारे मन को ये बता दिया था कि नहीं, ये ठीक ही है, क्या होगा। बट ये तो मतलब कॉमन वो है ना कि भाई अगर कोई फैक्ट्री डाल रहा है रेंट के लिए भी, तो एटलीस्ट उसको मतलब जो एनओसी ना भी मिले तो कम से कम चेक तो करना चाहिए सरकार वालों को, ये जो भी ब्यूरोक्रेट्स है, कि भाई वायरिंग जो है वो प्रॉपर उस लेवल की है या नहीं। जो लाइसेंस दे रहे हो ना आप, हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि फैक्ट्री लाइसेंस मेरे को मिला, तो उस वक्त आपका इंस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। हाँ। जो अब मैं बोल रहा हूँ ना कि इजी मिल रहा है, तो इजी है, मगर मुझे ऐसी लगती है कि इशू करने से पहले फैक्ट्री के अंदर जो सेफ्टी मेजर्स जो है ना वो चेक होने चाहिए। और ये थोड़ा सा यहाँ ड्रॉबैक है हमारे यहाँ पे, तो ये उसको स्टेट कैपेसिटी की दिक्कत हाँ, है, तो ये लोग ही नहीं है इतने देखने वाले। और हाँ, तो हमने भी सोचा यार अपना तो असेंबली का काम है, उस वक्त हमारा असेंबली का काम था, हम सारी चीज़ें बाहर से लेके जोड़ने का काम कर रहे थे। आज हम मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस करते हैं सारी चीज़ें, तो उस वक्त हमारे पास सारी जोड़ने का काम चल रहा था, तो हमने भी इतनी ध्यान नहीं दी। हमने भी सोचा कि चलो यार
ये सही जा रहे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर शायद भगवान को मंजूर नहीं था और उनको ये था कि हमें और हमारे के अंदर में ये उन्हें आगे बढ़ाना था। तो इसीलिए मैंने शब्द वापरा कि हमारे यहाँ होम हवन हो गया, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर में बोला जाता है कि कुछ अच्छा काम करो तो उसके लिए हवन बहुत ज़रूरी है। तो आपकी सारी पीड़ाएं इड़ाएं जो भी उसका वर्ड है वो सारी निकल जाती है, वो उसमें स्वाहा हो जाती है उस हवन के अंदर। तो अच्छा क्या हुआ फिर उसके बाद में जैसे ही हमारा ये हुआ और हम ज़मीन पे आ गए, तो 2-3 महीने तो हमारा पूरा उसी के अंदर में चले गए कि भाई जो भी केसेस थी, ये था वो था। मगर बेस्ट पार्ट ये था कि हमारे वर्कर हमारे सपोर्ट में थे, क्योंकि मैंने जब उनको कोविड के टाइम पे हमने पूरा उनको भर के दिया हुआ था, क्योंकि हमें भी इंसानियत थी कि भाई ये 2-3 महीने जो बन रहा उसमें करेंगे तो हर एक महीने मैं उनके अकाउंट में पैसे डाला करता था, जबकि काम कुछ भी नहीं, ज़ीरो। लेकिन हमें भी पता था कि यार वो भी काम नहीं कर रहे, मगर उनको जीने का साधन क्या है, जो हमारे पास नौकरी कर रहे हैं तो उनका परिवार भी तो चलना चाहिए। तो हमने हमारी ताकत ना होते हुए उस वक्त, क्योंकि जस्ट चालू किया था, फिर भी हमने दोनों ने मिलके ये डिसाइड किया कि नहीं, हर एक को उनका जो पगार है वो उनके अकाउंट में डाल देंगे। तो हमने सबको डाल दिया था। तो शायद उसी का ये था, दुआएं थी कि उन्होंने 3 महीने, जब ये जल के हम 3 महीने फैक्ट्री चालू होने के लिए दूसरी जगह हमने ली, उसमें 3 महीने लगे, लेकिन उस 3 महीने का पगार भी हमने उन वर्करों को दिया। सो वो हमें छोड़ के चले नहीं गए। तो एक पार्ट ये अच्छा रहा कि हमारे पास वर्करों की कमी नहीं थी उस वक्त। और जैसे हमने दूसरा लिया तो वहाँ पे ये होम हवन के कारण कुछ लोगों ने हमें बोला कि भाई अब फैक्ट्री जली है ना, तो अब आपका अच्छा ही होगा। तो पता नहीं था कि होगा या नहीं होगा, लेकिन हमने हमारी हिम्मत नहीं हारी थी, अंदर से टूट चुके थे, लेकिन ये पता था कि जब हमने किसी का बुरा नहीं किया ना, तो शायद हमारा बुरा होगा ही नहीं, इसमें से कुछ अच्छा ही बाहर आएगा। और उसी विल पावर के साथ में फिर से खड़े हो गए और दिन रात एक कर दिया, मेहनत को डबल कर दिया। जबकि जो मैं 4 या 5 घंटे फैक्ट्री में रहता था और देखता था कि ठीक है चल रही, वो मैं रात को 12, साढ़े 11, 12 बजे तक फैक्ट्री में बैठने लग गया कि ये क्यों नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, निकालो इसको, काम को निकालो, आगे बढ़ना है। और फिर बैकवर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर काम करना चालू कर दिया कि जो भी मुनाफा आया, पहले तो अच्छा काम किया कि जहाँ पे फैक्ट्री ली थी वो पहले फायर क्राइटेरिया के अंदर बैठ रही, वही फैक्ट्री भाड़े पे ली। तो उसके कारण पहले तो फायर का पूरा एक फायर हाइड्रेंट का पूरा सिस्टम वहाँ पे था, इसीलिए वो फैक्ट्री ले ली। 2 पैसे थोड़े ज़्यादा लगे, लेकिन पहले ली और तुरंत पहला इंश्योरेंस करवा दिया। और उसके बाद में बैकवर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर काम किया। 1 साल के अंदर में जो चीज़ें मैं बाहर से ले रहा था, यानी कि प्लास्टिक की बॉडी सेट जो मिक्सर के अंदर में लगती है, तो हम दोनों ने मिल के, मैंने और मेरे पार्टनर ने, हमने दोनों ने मिल के वहाँ पे अपने मोल्ड बनाना पहले चालू किए। मोल्ड बनाए, वो पहले बाहर रनिंग किए, उससे थोड़ी कॉस्ट कम कर दी और वो पास ऑन किया हमारे कस्टमर को, हमारे ऑर्डर बढ़ी। फिर हमने जो कमाया उसमें हमने फिर से फैक्ट्री को बढ़ाया, हमने उसमें इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनरी ले ली। तो बाहर जो मोल्ड चलते थे वो आज हमारे घर में चलने लग गए। फिर हम मोटर बाहर से लेते थे। फिर हमारा ध्यान हमने उस ओर खींचा कि भाई अब इस मोटर को कैसे ये कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कॉस्ट लग रही है, इसमें भी प्रॉफिट जा रहा है। फिर धीरे धीरे हमने उसके ऊपर मशीनरी लेना खरीदना चालू कर दिया। और 2023 में हमने 21 में आग लगी थी, 22 के जनवरी में हमने वहाँ शिफ्ट किया नई जगह पे। और 22 का साल हमने अच्छा किया, वो उसका जो फल था वो हमने 2023 में हमारे इंजेक्शन मोल्डिंग, एक साथ 5 इंजेक्शन मोल्डिंग हमने खरीद ली, जबकि आज हमारे पास में 10 एक इंजेक्शन मोल्डिंग हो चुकी है। क्या होता है ये, जो लोग नहीं जानते क्या होता है इंजेक्शन मोल्डिंग? यानी कि आपकी जो मशीन है उसके अंदर में आप एक तरफ से प्लास्टिक का दाना डालते हो और उसका एक मोल्ड होता है जिसके ऊपर उसी शेप का वो शेप के निकाल के उसको आपको बॉडी मिल जाती है, जिसके अंदर में आप मोटर डालते हो और फिर ये होती है, तो असेंबली रहती है, जो बाहर का शेल बोला जाता है, यानी बाहर की बॉडी बोली जाती है या उसका शरीर बोला जाता है। तो वो सारी चीज़ें उसमें से निकलती। अब उसका हार्ट क्या है? उसका हार्ट है मोटर, मिक्सर ग्राइंडर के अंदर में। तो वो मोटर सबसे महंगा भी वही है, सबसे महंगा भी वही है। और उसको मेन तो उसमें कॉपर लगता है, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। आप तो हमें क्या था कि रेडीमेड मिल रही थी, लेकिन फिर हमने उसके ऊपर बैकवर्ड इंटीग्रेशन का काम किया कि भाई और एम्प्लॉयमेंट हम दे सकते हैं।
और सारा मतलब इसको पूरी तरीके से यहीं पे प्रोड्यूस करें और इन हाउस प्रोड्यूस करें, ताकि हम क्वालिटी कंट्रोल अच्छा दे पाए, हम क्वालिटी को कंट्रोल कर पाए। पहले आप करते थे असेंबली बस, हाँ। बाहर से इंपोर्ट किया, जोड़ा, बिल्कुल। फिर एक्सपोर्ट कर दिया, बिल्कुल जी, बिल्कुल जिसको स्क्रू ड्राइवरी बोला जाता है। बस बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो उसको केवल जोड़ना होता था। तो ये राहुल गांधी जो बोलते हैं कि भाई असेंबली कर रहे हैं हम, है ना, इंडिया में हम अपनी तरफ से बना नहीं रहे, चाइना बना रहा है वो चीज़ें, तो हम तो सिर्फ असेंबली कर रहे हैं, बाहर से मंगाते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं और यूज़ कर रहे हैं। कोई चीज़ आप वहाँ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो तो उसको इंडियनाइज करने के लिए वक्त देना पड़ेगा। एक साथ सारी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि फंड अवेलेबल है या नहीं है वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट जानता है कि उसको कितना, उसका भी अपना एक बजट होता है, उस बजट में से कितना डेवलपमेंट में डालना है, कितना इन्वेस्टमेंट में डालना है, वो सारा सोचता है। तो उसी हिसाब से वो आज उस पार्ट का 10% डेवलप करता है इन हाउस, फिर भी तो धीरे धीरे करके वो 100% करता है, क्योंकि उसका प्रॉफिट है कि भाई वो यहाँ पे अगर बनाएगा तो मार्जिन अपना ज़्यादा कर सकता है। नहीं, सबसे बड़ा है कि आपकी ओशन फ्रेट और बाकी सारी चीज़ें हैं, आने वाली ड्यूटी वही वगैरह, वो exactly। सारी चीज़ें जो है वो आज देखो इतना आसान नहीं है। अगर मैं 100 रुपये फॉर एग्जांपल हम पकड़ते हैं कि 100 रुपये की चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं, 100 रुपये की चीज़ इंपोर्ट करते हैं, तो हमें उसके ऊपर कितनी देनी पड़ती है, जो भी XYZ ड्यूटी होती है, तो सब मेरे हिसाब से खर्चा 30-35% आ जाता है। ठीक है, तो आज 35% भी अगर आप कम कर देते हो बहुत है, तो बहुत हो जाता है। ठीक है, वो आप कहाँ पे दे सकते हो, अच्छे लेबर के ऊपर दे सकते हो, मशीनरी अपनी बना सकते हो, आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, आप कैपिटल बढ़ा सकते हो, सरकार को टैक्स भी ज़्यादा दे सकते हैं। सरकार को टैक्स भी ज़्यादा दे सकते हैं, ये भी बात सही है। ज़्यादा इनकम होगी तो लेंगे भी टैक्स वो ज़्यादा। और मेन तो वो नहीं है, मेन है कि जितना आप देश के अंदर में चीज़ें बनाना चालू करते हैं, इन हाउस बनाना चालू, उससे मेन है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ रही है। और आज हमारे देश में इतने बोलते हैं कि जॉबलेस है आदमी, तो उनको काम तो देना है ना। तो जब हम खुद घर में सारी चीज़ें बनाएंगे और जितना इंपोर्ट कम करेंगे उतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। हमारे इधर ITIs हैं जो एक्चुअली में जो फैक्ट्रीज़ हैं उनके लिए जो लेबर प्रोड्यूस करना चाहिए वो ITIs का काम है ना। ब्लू कॉलर वर्कर्स को ट्रेन करना, जो नए नए स्किल्स हैं उनको स्किल ट्रेनिंग देना, बहुत सारे स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी खुल गए हैं। बट ये जो आप कह रहे हो कि आपको ज़्यादातर लेबर जो है यूपी बिहार बाहर से लोग आते हैं काम करने के लिए, लोकल लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं? मतलब ये जो लेबर वाला जो इशू है कितना मुश्किल होता होगा ट्रेन करना इंडिविजुअल्स को, जो एक 12वीं तक पढ़ा है, मतलब बहुत होशियार नहीं है, एक गांव के स्कूल से पढ़ा है या इस टाइप से लोकल। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है एजुकेट करना, ऐसा नहीं है कि तो इट्स ऑल अबाउट स्किलिंग, ऑल अबाउट स्किलिंग। और ऐसा भी है कि भाई अगर यहाँ पे काम को छोड़ना पड़े तो कल दूसरी जगह जाओगे वहां दूसरा काम करना पड़ेगा। बट व्हाट मैटर्स इज सबसे ज्यादा वर्क एथिक, काम करना आना चाहिए। हाँ जी। और एक इच्छा होनी चाहिए, सिखा वो देंगे आपको। बिल्कुल स्किलिंग इज नॉट एन इशू, इच्छा होनी चाहिए बस उसको इच्छा होनी चाहिए, उनके अंदर में वो डिग्निटी जगह ये करनी पड़ेगी उनको, तो वो मेन इशू है। मतलब अप स्किलिंग और वो सब तो आई थिंक इंडस्ट्री ही टेक केयर कर लेगी, कर लेगी। बट ये जो ये कैसे जगह है, वो इंडस्ट्री का काम तो है नहीं कि भाई लोगों में वर्क एथिक ठीक करना है। देखिए अगर ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वो नहीं कर सकता। अब मेरे यहाँ पे अभी एग्जांपल देना चाहूँगा, तो मेरे जितने भी सुपरवाइज़र है या मेरे प्रोडक्शन हेड तक के, उन्होंने अपने आप को वहाँ मेरे पास में काम करके अपग्रेड इतना किया है कि आज वो इंडस्ट्री खुद संभालते हैं। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे, तो ऐसा नहीं है कि मेरी इंडस्ट्री वहाँ बंद पड़ी है। जो मोल्डिंग इंडस्ट्री है मेरी 24 आवर्स रन होता है, और जो असेंबली लाइन है वो 12 घंटे चलती है। तो उसको रन कौन कर रहा है? वही कर रहे हैं ना। और वो नीचे से उठे हैं, मतलब और वो नीचे से मेरे साथ से ही उठे हुए। तो वो उनका क्या था, वो उनकी इच्छा शक्ति प्रबल थी। आई थिंक ये मैन्युफैक्चरिंग में काफी पॉसिबल है ये चीज कि आप एकदम, उन्होंने भी वो मशीनरी जो है वो सारी, आप कीबोर्ड देखेंगे तो इंग्लिश में है, उनको A फॉर एप्पल भी नहीं पता। मतलब इसका मतलब वो उसका जो पैनल है मशीन का वो नहीं चलाएंगे। आज मेरे से ज्यादा अच्छी तरह चला लेते हैं, क्योंकि उनको सारे निशान पता है, सारे वो पेज पता है कि इस पेज में जाके ये होता है, इस पेज में जाके वो होता है, उस पेज में जाके वो होता है। तो उसमें क्या हुआ, खाली 1-2 बार मेरे साथ काम करने से सीख गए। सेम जो वाइंडिंग मशीन है जो हम चाइना से लेके आए, उसके अंदर में क्या था,
सारा इंग्लिश में है। तो उनको क्या है, वैल्यू कहाँ डालनी है, क्या डालना है, वो पेज उनको पता चल गया कि इससे ये घूमता है, इससे वो घूमता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ इतनी उसके लिए आपको डिग्रियों की ज़रूरत है। मेन तो डिज़ायर होनी चाहिए आदमी के अंदर में, और वो विल पावर होनी चाहिए, और इच्छा, मतलब प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अभी देखो कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो जिसके लिए बहुत परफेक्ट हैं वो, कि क्योंकि बहुत सबके पास एजुकेशन नहीं है, गरीब लोग बहुत हैं, और पर बस उसमें वही है काम करने की, कि ये सेक्टर बड़ा होना चाहिए और एक काम करने के लिए इच्छा होनी चाहिए लोगों में। तो ये जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है मास लेवल पे, ये सॉल्व हो सकती है, और ये मैन्युफैक्चरिंग ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा हमें कुछ मुझे नहीं दिखाई देता, क्योंकि जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर सकता है, और शायद ही ट्रेडिंग हो या बाकी सारे क्षेत्र है उसके अंदर में चांसेस है। अब जैसे आप एक्सपोर्ट का भी काम करते हो, तो वहाँ पे हमारा क्या दिक्कत है, जो एक एज अ फैक्ट्री ओनर और जो आप रन करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, आपको क्या लगता है कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? सर इम्प्रूवमेंट पेपर वर्क के अंदर की है। पेपर वर्क बहुत है, बहुत पेपर वर्क है एक्सपोर्ट करते हो तो? हाँ, एक कंटेनर जाने के लिए कम से कम 17 से 18 पेपर देने पड़ रहे हैं। 17 से 18? ऐसा क्या क्या देना पड़ता? बहुत सारे है उसके अंदर में, और उसके लिए क्या फिर एक्सपर्टाइज बना के बैठे हुए हैं कि एक स्पेशल आदमी रखना पड़ रहा है। तो जो काम मेरे ख्याल से आपको एक है कि मैं बेच रहा हूँ इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट, ठीक है, क्योंकि मेरे 2 पेपर जा रहे हैं। पहले मैं मतलब सिंपल से इसमें बता दूं कि एक तो कमर्शियल इनवॉइस बन रहा है और एक टैक्स इनवॉइस बन रहा है। कमर्शियल इनवॉइस इसलिए बन रहा है कि वो उनको टैक्स लेना देना कोई ज़रूरी नहीं है, जो मेरा एंड कस्टमर है उसको मेरा जीएसटी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को जीएसटी से मतलब है। तो एक तो वो जो अपने शिप के साथ में जाएगा, जहाज के साथ में जाएगा, जो उनको वहाँ उनके गवर्नमेंट को ज़रूरी है, ठीक है, और बाकी के जो पेपर है वो हमारे गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है। तो जब मुझे वहाँ के कस्टमर को क्या चाहिए, 2 ही पेपर चाहिए, तो फिर हम क्यों इतने 10-15 पेपर रख रहे हैं? चाइना में भी ऐसे ही है, 2 ही? नहीं जी, वहाँ पे इतना पेपर वर्क नहीं है, उनके खाली 2 पेपरों के ऊपर निकल के आ जाती है गाड़ी। अच्छा। वहाँ पे अगर फैक्ट्री से निकलता है गाड़ी आपके पोर्ट तक, तो उनका जो है वो खाली 2 ही, एक इनवॉइस रहती है, एक पैकिंग लिस्ट रहती है, और उसी के ऊपर सारी चीज़ें। तो हमारा इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट के अलावा क्या क्या है? सर हमारा बहुत सारा है, हमारा डिक्लेरेशन रहता है, हमारा टैक्स इनवॉइस रहता है, हमारा ई-वे बिल रहता है, हमारा इंश्योरेंस पेपर चाहिए, फिर बहुत सारे और पेपर है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे, तो क्योंकि अभी रूटीन के काम से मैं बाहर आ चुका हूँ और स्टाफ करता है। और उसके लिए फिर ये तो कॉस्ट ही हो गई आपके लिए, क्योंकि किसी को देना पड़ता है ये काम करने के लिए। हाँ जी, तो वो देना ही पड़ता है, तो उसके लिए, और फिर वो अपने आप को स्पेशल समझना, मतलब अपने आप को। अच्छा, इसमें टाइम भी लगता होगा, टाइम कंज्यूमिंग भी है ये पेपर लेना? जितना कि हम कंटेनर भरने के बाद में, मतलब कंटेनर भरने के बाद में जो पेपर वर्क है, कंटेनर तो हम 3 घंटे में भर भी देवे, फॉर एग्जाम्पल 40 फीट का कंटेनर 3-4 घंटे में होता है, लेकिन उतना ही टाइम मुझे पेपर वर्क बनाने में लग जाता है। वो कैलकुलेशन करो जी, उसका ये निकालो जी, CBM निकालो, जो मैं देखता हूँ वहाँ पे मेरे स्टाफ को, तो बहुत सारी है। एक गलती भी हो गई तो GST रुक जाएगा, तो उसे बार बार रीचेकिंग करो क्या क्या बराबर है नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी हर्डल है पेपर वर्क की है, जो इन्होंने थोड़ा सा इसके ऊपर काम कर लेना चाहिए कि एक ही पेपर के ऊपर किस तरह से सब माल बाहर निकाल लिया। तो अभी जैसे मान लो मोदी जी को भेज रहे हैं हम आपको कि ये वीडियो, तो अगर वो सुन रहे हैं तो आप क्या एक एडवाइस दोगे उनको कि भाई ये रिक्वेस्ट है आपसे कि ये चीज़ सोल्व कर दो, 1 या 2 चीज़, तो हमारा जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का जो चीज़ है वो इम्प्रूव हो जाएगा? बिल्कुल सर, मेरा मोदी जी से गुजारिश ही रहेगी कि जो एक्सपोर्टर है उसके ऊपर ख़ास तौर पे ध्यान रखे, क्योंकि वो देश के लिए डॉलर लेके आ रहा है, और एक इम्पोर्ट वाला जो है वो आपकी दे रहा है, तो वो हमारे देश को हम एक अलग तरीके से देश को मजबूत कर रहे हैं, हम जितने भी हम एक्सपोर्टर्स हैं। तो एक्सपोर्ट को थोड़ा और अच्छा कन्वीनियंट बनाना चाहिए, उनको सिंप्लीफाई करना चाहिए प्रोसीजर को, और दूसरा थोड़ा सा इंसेंटिव भी बढ़ा देना चाहिए कि भाई आप देश को मजबूत कर रहे हो, तो इसके बदले में जो हम पहले हमें जो ये मिलता था, इंसेंटिव मिलते थे, वो थोड़े ज़्यादा थे, अब थोड़ा और कम कर दिए गए इंसेंटिव। तभी आप मोदी जी की तारीफ कर रहे हो? तो मोदी जी इसीलिए अच्छे हैं कि देखो, जो मैंने कहा कि बढ़ावा बहुत दिया उन्होंने,
सभी चीज़ों के, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो जीएसटी में मैंने आपको ये भी बताया कि बहुत सारी कमियां बता दी, लेकिन कि पहले तो पैसे आते ही नहीं थे। अब तो मेरे को जैसे प्रोसेस हो जाता है 10 दिन के अंदर पैसा आना चालू हो जाता है। मतलब जो साइकिल 80-90 दिन का था वो अब जाके मेरा 45-50 दिन के अंदर का हो गया। तो कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं और कुछ चीज़ें जो हैं इम्प्रूवमेंट चाहिए उसमें। और इम्प्रूवमेंट चाहिए, जैसे कि हमने कहा कि सिंप्लिसिटी, मतलब सिंप्लीफाई करना चाहिए प्रोसीजर। चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। जो आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया और हमारे दिल की बातें शेयर करने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपको हमारे फैक्ट्री में इनवाइट करना चाहूँगा। प्लीज़ कम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।